पिछले वीडियो में हम समास और उसके भेद तत्पुरुष समास को बता चुके थे। आज हम इस वीडियो में समास के अन्य भेदों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अव्यय हो जाना। तो सबसे पहले आप अव्यय को समझिए। अव्यय शब्द में वचन, लिंग आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह अपने मूल अस्तित्व को बनाए रखता है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पहचानने का और भी तरीका है। इसका पहला पद उपसर्ग आदि जाति का हो सकता है, जैसे नीर, भर, प्रति, यथा, वे, आ, ब, उप, यावत, अधि, अनु आदि उपसर्ग अव्यय। ठीक है। अब देखिए ब यहाँ पर है और जब यहाँ पर ब क्या है, ये उपसर्ग है, उप भी उपसर्ग है, यावत भी है, यथा भी है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लिखे हैं यथा सामर्थ्य, यथा पूर्व पद है जो कि अव्यय है और इसके योग से बना हुआ यथा सामर्थ्य समस्त पद पूरा अव्ययी भाव समास हो गया है। तो इसके पहचानने के और भी तरीके हैं। यदि समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे देखिए उसने भरपेट खाना खाया, उसने भरपेट खाना खाया। भरपेट यहाँ पर समस्त शब्द है, पद है। भरपेट यहाँ पर समस्त पद है जो कि क्रिया विशेषण का काम कर रहा है और खाया यहाँ पर क्रिया। ठीक है। अब देखिए एक और इसका पहचानने का तरीका है। कई बार एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है। अगर एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास है। जैसे देखिए रातों रात, रात ही रात में विग्रह करने पर, कानों कान, कान ही कान में, रोज रोज, हर रोज, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सब एक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, ये भी अव्ययी भाव समास है। और भी इसके उदाहरण यथा सामर्थ्य, मतानुसार, ये सब अव्ययी भाव के समास के उदाहरण हैं। अब दूसरा देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष से होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, अथवा एक पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है। ठीक है। और कभी पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो सकता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा देखिए यहाँ पर कायर पुरुष। ठीक है। कायर पुरुष, कायर विशेषण है और पुरुष विशेष से है। कायर विशेषण हो गया और पुरुष विशेष से हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है। तो यहाँ पर पुरुष की, यहाँ पर जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है क्या, कायर। कायर यहाँ पर विशेषण हो गया। अब देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय दो पद हैं। अब यहाँ पर देखिए भवसागर, यहाँ पर उपमेय और उपमान है, यहाँ पर उपमेय और उपमान है। उपमेय जिसकी समानता बताई जाए, उपमेय कहते हैं जिसकी समानता बताई जाए, और उपमान बोलते हैं जिससे समानता बताई जाए। तो यहाँ पर देखिए चंद्रमुख, चंद्र यहाँ पर उपमान है और मुख उपमेय है। यहाँ पर देखिए भवसागर, यहाँ पर उपमेय है और फिर उपमान है। अब देखिए द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और, या, एवं आदि समुच्चय बोधक आ जाते हैं। जब हम विग्रह करते हैं तब। अब ये भी देखिए तीन प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास भी तीन प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार। इतरेतर द्वंद्व में देखिए माता पिता, गाय बैल, नाक कान। यहाँ पर जो है इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है और यह अपने दोनों जो पद है यह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।
इसमें दोनों की प्रधानता है, माता की भी पिता की भी। यहाँ गाय का भी अस्तित्व है, बैल का भी अस्तित्व है, नाग का, इस सब का अस्तित्व है। इसको हम कहते हैं इतरेतर द्वंद। ठीक है। अब देखिए वैकल्पिक, यहाँ पर धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सत्य असत्य। तो यहाँ पर देखिए विकल्प है, सत्य या असत्य, धर्म या अधर्म, दोनों के पास कोई एक विकल्प भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर है वैकल्पिक। तीसरा है समाहार। समाहार में दाल रोटी, जैसे हो गया दाल रोटी वगैरह, यानी इसके साथ और कुछ भी इसी के समान। जैसे दाल रोटी है तो दाल रोटी में सलाद भी हो सकता है, चटनी भी हो सकता है, दही भी हो सकता है। तो ये 3 तरह के होते हैं द्वंद, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार। और भी देखिए, यह ध्यान देने की बात है कि द्वंद्व समास में बहुत पद भी हो सकते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास में 2 ही पद होते हैं और तत्पुरुष में भी 2 से अधिक देखे जाते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में यहाँ द्वंद्व समास में बहुत पद हो सकते हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा देखिए, आज मेहमानों को दाल भात, तरकारी, तिलौड़ी, पापड़, घी, सलाद, दही आदि खिलाए गए। तो इसमें बहुत से पद हो गए हैं। द्वंद्व समास में प्रायः विपरीत शब्द भी होते हैं। द्वंद्व समास में प्रायः विपरीत शब्द होते हैं। अब हम द्विगु समास के बारे में बताएंगे। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब देखिए, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे चौराहा, यहाँ देखिए चौ जिसका अर्थ 4 है और ये राह है। यह राह उत्तर पद है और प्रधान है। और ये चौ जो है ये संख्या है जिसका अर्थ 4 होता है। 4 राहों का समाहार। समाहार का अर्थ होता है इकट्ठा होना, समुदाय। दूसरा उदाहरण देखिए, दोपहर। 2 यहाँ पर विशेषण है और पहर विशेष है। ये विशेष उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण। तो इसी तरह के और अनेकों उदाहरण हैं। जैसे शताब्दी, द्विगु समास को बता देते हैं। जिसके पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो, वह द्विगु समास कहलाते हैं और यह समूह का द्योतक होता है। अब देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है। यह दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये तीसरा पद प्रधान बन जाता है। जैसे चतुरानन, देख लीजिए यहाँ चतुरानन, 4 है आनंद जिसके। इसका समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं तो होता है 4 है आनंद जिसके। तो 4 है आनंद जिसके, वो कौन हो गए? ब्रह्मा। यहाँ न 4 हो गया है ये प्रधान और न आनंद है प्रधान। यह एक तीसरा पद प्रधान हो गया जो कि ब्रह्मा। अब देखिए पंचानन, यहाँ पर 5 आनंद है जिसके। तो 5 आनंद है जिसको, वो शिव हो गए। वो एक तीसरे पद की विशेषता यहाँ बता रहा है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव हो गए। अब देखिए षडानन, तो यहाँ पर षडानन यानी कि 6 है आनंद जिसके, तो हो गए कार्तिकेय। अब देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो हो गए रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर वह शिव की ओर इंगित कर रहा है, शिव की ओर संकेत कर रहा है। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हुए। बहुव्रीहि समास का एक और पहचान है कि बहुव्रीहि का जब हम विग्रह करेंगे तो बहुव्रीहि का विग्रह शब्दात्मक न होकर, पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। अब देखिए द्विगु और बहुव्रीहि में अंतर, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब यहाँ देखिए चतुर्भुज, हम पहले बतला चुके हैं कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो कभी कभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह द्विगु समास है या फिर बहुव्रीहि समास है।
तो यह कैसे पता चलेगा? तो ये जब तक हम समास का विग्रह नहीं करेंगे तब तक ये आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, तब ये द्विगु समास हो जाएगा। 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास। अब देखिए, अगर हम विग्रह करते हैं कि 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो हम द्विगु समास है या बहुव्रीहि समास है, ये जब तक हम विग्रह नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और देख लीजिए, दशानन, 10 मुंहों का समूह, 10 आनन का समूह, ये हो गया द्विगु। ये द्विगु समास का हम विग्रह है। 10 आनन है जिसके, तब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे नीलकंठ है, तो यह विग्रह से ही स्पष्ट होगा। अगर यहाँ पर विग्रह करते हैं नीलाकंठ, नीलाकंठ लिखा हुआ है, तब ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, तब ये बहुव्रीहि समास होगा। और भी उदाहरण से हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। देखिए, कमल नयन, अगर हम विग्रह करते हैं कमल जैसे नयन, तब ये कर्मधारय समास होगा। अगर बोलते हैं कमल के समान नयनों वाला, विग्रह करेंगे कमल के समान नयनों वाला, तब वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर है जो अंबर, तब ये कर्मधारय समास हो जाता है। अगर हम विग्रह करते हैं पीत है अंबर जिसके, तब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आशय स्पष्ट है कि समास विग्रह से ही समास निर्धारित होता है। एक और ध्यान देने की बात है, अगर जैसे हम यहाँ पर बोले पीतांबर, तो यहाँ पर पीला कपड़ा आप नहीं लिख सकते हैं विग्रह। आशा है आप इस समास को आज अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस याद रखना है कि समास विग्रह से ही समास निर्धारित होता है। और मेरे अगले वीडियो में आप वाच्य को पढ़ेंगे।